गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज हम लोग नीट के जो 11वां पेपर हुआ है 4 अप्रैल को, उसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक पार्ट का। फिजिकल और बाकी जो पार्ट्स हैं ऑर्गेनिक वाले पार्ट जो भी रिमेनिंग है वो पार्ट के साथ डिस्कशन करेंगे पार्ट 2 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अमॉन्ग्स LiCl, RBCl, BeCl2 एंड MgCl2 द कंपाउंड्स विद ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक कैरेक्टर रिस्पेक्टिवली आर। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हम फैजान्स रूल को अप्लाई करेंगे और फैजान्स रूल हमारा क्या कहता है कि अगर कैटायन का साइज बड़ा है और एनायन का साइज छोटा है तो वो आयनिक कैरेक्टर को एक्सट्रीमली फॉलो करता है। तो उसी सीक्वेंस को हम यहाँ पे लेते हुए अगर हम इसका आंसर चेक करेंगे तो चूंकि यहाँ पे रुबिडियम का साइज बहुत बड़ा है क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर इसी को देखने को मिलेगा। और बेरिलियम एंड क्लोरीन में ये चीज़ जस्ट अपोजिट है, मतलब एनायन बड़ा है और कैटायन छोटा है, इसलिए वहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। AsF5 मॉलिक्यूल्स इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय आर्सेनिक एटम। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसका स्ट्रक्चर हमको मिलता है वो हमको मिलेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और जब हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इसकी फिलिंग करेंगे तो हमको एक चीज़ ये पता चलती है कि भाई स्टार्टिंग में तो हमारा s ऑर्बिटल आएगा, px आएगा, py आएगा और pz आएगा। बट चूंकि यहाँ पे z कैरेक्टर सबसे अच्छा dz² में ही हमको ऑब्जर्व होता है, इसलिए हम जो लास्ट ऑप्शन देखेंगे वो आएगा dz², मतलब जो लास्ट ऑर्बिटल यहाँ पे आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 48, अगर हम मॉलिकुलर शेप्स की बात करें तो हमको करना क्या है, हमको सेंट्रल एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, उसमें बॉन्ड पेयर काउंट करने हैं और बॉन्ड पेयर बनने के बाद कितने लोन पेयर बच रहे हैं उनको काउंट करना है। तो अगर हम SF4 की बात करें, SF4 के केस में सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 4 उसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, तो यानी उसके पास 1 लोन पेयर बच रहा है। यानी SF4 में जो हमारे पास लोन पेयर आएगा वो आएगा 1। अगर हम CF4 की बात करें तो कार्बन के पास सेंट्रल एटम में 4 इलेक्ट्रॉन हैं जिसमें से चारों के चारों फ्लोरीन से बॉन्ड कर रखे हैं, तो इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा। और अगर हम HCF4 की बात करें तो ज़ीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 उसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कर रखे हैं, तो इस वजह से इसके पास जो लोन पेयर आएंगे वो आएंगे 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको ये पूछा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पीसीज NF3, NO3-, BF3, H3O+ एंड HN3, इसमें से कौन कौन से आइसो स्ट्रक्चरल पेयर हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर हम NO3- और अगर हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को कंपेयर करते हैं तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है वो मिलता है ट्राइगोनल प्लानर। इनका स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलेगा वो हमको मिलेगा ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। और अगर हम HN3 के स्ट्रक्चर को काउंट करेंगे तो HN3 का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा लीनियर। HN3 का स्ट्रक्चर कैसा हमें मिलता है, लीनियर मिलता है, ठीक है। नाउ अगले पेयर की तरफ चलते हैं। अगला पेयर अगर हम सर्च आउट करें तो अगले पेयर में हमारे पास H3O+ आ रहा है और हमारे पास NF3 आ रहा है। इन दोनों की अगर हम ज्योमेट्री देखें तो इन दोनों की ज्योमेट्री हमको देखने को मिलेगी ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ जो करेक्ट पेयर है आइसो स्ट्रक्चरल का वो हमको मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे ये पूछा है कि अमॉन्ग द स्पीसीज ClO3-, SF4 एंड I3-, द स्पीसीज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम इज ClO3-। मतलब इसका कहना ये है कि ClO3- में सबसे ज्यादा नंबर, क्योंकि हम पहले स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट पे बाद में चलेंगे। तो अगर हम ClO3- के स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो ClO3- का जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 5 बॉन्ड करेंगे और एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो लोन पेयर के फॉर्मेट में होगा। ये होगा ClO3- का स्ट्रक्चर। तो इस हिसाब से ClO3- में हमारे पास एक लोन पेयर मिला। अगर हम SF4 की बात करें तो SF4 में भी हमने अभी अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में, हमको यहाँ पे सिर्फ एक लोन पेयर मिलेगा क्योंकि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कर चुके हैं। लेकिन
अगर हम I3 माइनस के स्ट्रक्चर पे आते हैं तो I3 माइनस का स्ट्रक्चर नियर अबाउट लीनियर मिलता है, कुछ जगहों पे आपको थोड़ा सा बेंड भी दिख सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन के साथ बाइंड करेगा और जो बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से कुछ इस तरीके से आपको लोन पेयर देखने को मिलेंगे और ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है वो आने वाले माइनस चार्ज के साथ मिलके भी एक लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। यानी इसके पास जो टोटल लोन पेयर मिलेंगे I3 माइनस के पास वो मिलेंगे 3। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ClO3 माइनस के पास नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर जो हैं वो I3 माइनस के पास हैं। तो इसका ये जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। अब आ जाते हैं XeOF4 के पास। अगर हम XeOF4 का स्ट्रक्चर बनाएं तो XeOF4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, एक लोन पेयर होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन में हम पाई बॉन्ड को चूंकि काउंट नहीं करते हैं, ऑक्सीजन में एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक लोन पेयर मिलेगा। तो इस एक लोन पेयर की वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होने की वजह से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा विथ इंक्लूडिंग 1 लोन पेयर, मतलब 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। तो इसका ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही माना जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 51। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, थोड़ा सा देखने में ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश का ही खेल है, इसमें ऐसा और कुछ नहीं है जिसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 14 इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर मिलता था वो 3 मिलता था। तो जरा हम कैलकुलेट करें, अगर O2 प्लस की बात करें तो हमारे को पता है कि O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज जो होती हैं वो पैरामैग्नेटिक होती हैं। 16, 10, 32 ये क्या होते थे, ये पैरामैग्नेटिक होते थे। यहाँ पे क्या है, O2 प्लस है, O2 प्लस में आपको क्या मिलेगा, 15 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज क्या होती हैं, ये भी पैरामैग्नेटिक होती हैं। और बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इसका, चूंकि इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ऑफकोर्स O2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। उसी तरह NO माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, O2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, यानी स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। आ जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 पे, O2 प्लस इज डायमैग्नेटिक। अभी ऊपर स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, कंप्लीटली गलत है, क्योंकि हमें पता है कि O2 प्लस जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा और बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो O2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। कमिंग टू स्टेटमेंट डी, N2 माइनस एंड O2 हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये आपको यहाँ पे क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजने हैं, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसको भी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। N2 प्लस एंड O2 प्लस हैज 2.5 एंड 1.5 बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। तो याद रखिएगा कि N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2.5 होता है और O2 प्लस की अगर हम बात करें तो O2 प्लस में टोटल होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आपको 1.5 नहीं मिलके आपको नियर अबाउट मिलेगा 2.5। यानी ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। यानी आपको जो गलत स्टेटमेंट मिले वो मिले C और E, यानी इसका तीसरा ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो यहाँ पे हमको H2S जो है वो अपने शेप और लोन पेयर्स की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये हमको पोलर मिलेगा। पोलैरिटी का डिफरेंस है यहाँ पे, तो ये हमको पोलर मिलेगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने यहाँ पे नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि H2S जो है वो पोलर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन SO3 अपने शेप की वजह से क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। उसी तरह PCl5 भी अपने शेप की वजह से क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। CH3 में पोलैरिटी डिफरेंस है तो ये आपको पोलर मिलेगा। BF3 जो है वो अपने शेप की वजह से नॉन पोलर हो जाएगा। CH2Cl2 में चूंकि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स के बीच में पोलैरिटी का डिफरेंस देखने को मिलता है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, पोलर। और अगेन CCl4 भी अपने शेप और अपने ओरिएंटेशन की वजह से क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो चूंकि आपसे यहाँ पूछ रहा है कि कितने नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे टोटल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा 1, 2, 3 और ये 4, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका होगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 53 में फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फॉर्मल चार्ज का जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसमें हमें फॉर्मल चार्ज के कैलकुलेशन के समय
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में से हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे और 1/2 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे। तो अगर हम स्पीसीज बाई स्पीसीज चलते हैं तो HClO4 के केस में हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी हम उसको चेक कर लेते हैं। HClO4 के केस में हमको 7 - 0 - 1/2 इंटू 8, मतलब 8 जो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी +3। तो इसका जो ऑप्शन मिल रहा है वो थर्ड मिल रहा है। और आई थिंक इसी से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बट हम एक और चेक कर लेते हैं, एक और हम मिला लेते हैं। हम ClO3- को भी ले लेते हैं। ClO3- के केस में अगर हम चलेंगे तो ClO3- के केस में हमको 7 मिलेंगे आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, -2 हम लोग करेंगे आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, -1/2 हम करेंगे जो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी +2, और ये मैच कर रही है ऑप्शन नंबर 4 से। तो ऐसा कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 पे टिक लगा सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। बाकी भी आप मैच कराएंगे तो इसका आपको NO2- के केस में आपको 0 मिलेगा और HNO3 के केस में आपको +1 मिलेगा। मैच करा लीजिए, आपको आंसर मिलेंगे। फॉर्मूला और तरीका आपको यही रखना है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 54। अगर हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो हमको ये पता है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन दे रही है वो रेडॉन के बियॉन्ड दे रही है। मतलब हमको Rn दिया हुआ है, रेडॉन दिया हुआ है, दिस इज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसके बिलोंग हमको बात करनी है। तो याद रखिएगा कि Rn की जो एटॉमिक नंबर होती है वो होती है 86। तो 86 के हिसाब से अगर हम 115 में से 86 को माइनस करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो बचेंगे 29 इलेक्ट्रॉन। और अगर 29 इलेक्ट्रॉन्स का हम एकोमोडेशन कराते हैं तो इन 29 इलेक्ट्रॉन्स के एकोमोडेशन कुछ ऐसे होंगे। 7s में हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फिर हमें 7p में आपके टोटल 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 5f में हमको 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 6d में हमें 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसका जो टोटल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, टोटल कॉन्फ़िगरेशन इसका बनता है 7s2 5f 14 6d 10 और 7p3। और अगर इसको हम शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट करने के लिए हम 5f और 6d को हटा देंगे, तो जो हमें ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा p ब्लॉक 7s2 7p3, यानी 54 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 बड़ा आसान क्वेश्चन है। सडन जंप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड थर्ड आयनेशन एनर्जीज ऑफ एन एटम वुड बी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रखिएगा कि आपसे सेकंड और थर्ड पूछ रहा है, मतलब आप जब 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे किसी स्पीसीज में आपने मेटल लिया, उसको पहले आप M+ में कन्वर्ट करते हो, फिर M2+ में कन्वर्ट करते हो और फिर उसके बाद M3+ में कन्वर्ट करते हो, फिर आप इसको M3+ में कन्वर्ट करते हो। तो हम जानते हैं कि ये वाली जो आयनेशन एनर्जी होगी, ये आयनेशन एनर्जी फर्स्ट होगी, ये आयनेशन एनर्जी सेकंड होगी और ये आयनेशन एनर्जी थर्ड होगी। तो यहाँ पे बोला है सेकंड और थर्ड में आपको बहुत सडन जंप देखने को मिल रहा है, क्वांटम, जिसको हम लोग क्वांटम लीप या क्वांटम जंप बोलते थे, वो देखने को मिल रहा है। तो ये आपको तभी मिलेगा जब आप पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करेंगे। किसे डिस्टर्ब करेंगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। तो ऐसा ऑप्शन अगर आपको कहीं पे दिख रहा है तो वो है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देगा? एक्सपोज कर देगा। इस वजह से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होगा और आपको सडन जंप जो है वो देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। अगेन यहाँ पे भी वही चीज है, क्योंकि ये जो तीनों स्पीसीज हैं ये कहीं ना कहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो यहाँ पे आपको वही फेजांस रूल देखने को मिल जाएगा। फेजांस रूल की वजह से ऐसा गवर्न हो रहा है। आपसे पूछा है कि द करेक्ट मैच क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये तो मैच रॉन्ग है, क्योंकि Na+ का साइज बड़ा नहीं हो सकता, पॉजिटिव चार्जेस हमेशा पीछे होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। मेटालिक रेडियस की भी बात करें तो जो मेटालिक रेडियस हमें मतलब मिलता है ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम का, ये बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है। उल्टा है, रुबिडियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर फॉलोड बाय पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। अब आ जाते हैं आयनिक साइज पे। तो आयनिक साइज में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फिर से फेजांस रूल ही गवर्न हो रहा है। फेजांस रूल क्या कहता है कि अगर माइनस चार्ज ज़्यादा है तो पोलैरिटी कम होने की वजह से साइजेस एक्सटेंड हो जाएंगे, जिस वजह से Al3+ का साइज सबसे छोटा और F- का साइज सबसे बड़ा। तो ये आंसर जो है वो करेक्ट है।
और अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड हमें यहाँ देखने को मिलेगा वो सीजियम का सबसे कम मिलेगा, देन फॉलोड बाय रुबिडियम, देन फॉलोड बाय पोटेशियम, देन फॉलोड बाय कैल्शियम। तो ये ट्रेंड भी क्या है, गलत है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 57, द ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग बेसिक नेचर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेटालिक नेचर के साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना अच्छा आपको बेसिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो चूंकि सोडियम का उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है, इस वजह से इसका जो ऑप्शन हमको सबसे बेटर है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिक कैरेक्टर है वो मेटालिक नेचर और आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, और कोई फैक्टर आपको कंसीडर नहीं करना है। आपको जो कंसीडर करना है वो करना है बेसिक कैरेक्टर क्या है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। डाउन है तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 58, अगर हम क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 58 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और बोरॉन ये फॉलो कर रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर को, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब अगर हम फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन की बात करें तो ये फॉलो कर रहे हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर को, ऑप्शन नंबर 3 से मैच करेंगे। अगर हम F2Cl2, O2 और N2 की बात करें तो ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से मैच होगा। और इनर्ट पीरियड, इन देयर पीरियड इनर्ट गैसेस हैव, तो सिंपल सी बात है कि इनर्ट गैसेस का जो ऑप्शन होता है वो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का होता है, तो इसलिए ये मैच होगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पे हम लोग टिक मारेंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 59, ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, हमको बस ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अगर हम CH4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 आएगा, जबकि अगर वहीं हम CCl4 में निकालते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 में आएगा। तो जो चेंजेस है वो -4 to +4 है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करता है, जबकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो कार्बन को अपने चारों इलेक्ट्रॉन चारों क्लोरीन को डोनेट करने पड़ जाते हैं। इस वजह से इसका आंसर -4 to +4 होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 60, तो देखिए चूंकि चार्ज स्पीसीज है तो चार्ज स्पीसीज में आपको बहुत सोचना नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो हो रहा है वो +1 से +2 और 0 जा रहा है, यानी यहाँ पे दोनों चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बिलोंग करता है। अगर हम MnO4 2- की बात करें तो MnO4 2- में अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन नंबर +6 देखने को मिलेगा। MnO4- में ये हमें +7 देखने को मिलेगा और MnO2 में हमें ये +4 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखें तो हमको एक चीज़ ये ऑब्जर्व होगी, x- हाँ ठीक है, यहाँ पे भी ऑब्जर्व होगी कि यहाँ पे +6 से +7 और +4 जा रहा है, यानी एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी जगह क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, मैं इसको करने के लिए ये वाला मिटा देता हूँ, इसको बगल में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। ये +6 से कन्वर्ट होके जा रहा है +7 और +4 में, तो इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर हम KMnO4 की बात करें तो KMnO4 में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है प्लस में +7 आ रहा है, +7 से ये K2MnO4 में जा रहा है। K2MnO4 का मतलब MnO4 2-, तो एक जगह ये +6 आ रहा है और MnO2 के केस में ये +4 आता है। तो इन दोनों ही केसेस में इसका सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, देयर इज नो फर्दर ऑक्सीडेशन। तो दिस विल नॉट बी अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही जगह आपको क्या मिल रहा है, रिडक्शन मिल रहा है। और अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 सेपरेट स्पीसीज मैंगनीज की दी हुई हैं, जिसमें MnO4- जब MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये +7 से +4 जा रहा है, जबकि Mn2+ में जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो ये +2 से +4 में जा रहा है। तो चूंकि 2 डिफरेंट स्पीसीज मैंगनीज की इन्वॉल्व है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, तो इसलिए इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम काउंट नहीं कर सकते, ये 2 सेपरेट रिएक्शन है। तो इस तरह से आपका जो इनऑर्गेनिक पार्ट का डिस्कशन है वो पूरा हुआ है। इसके बाद वाला पार्ट जो है वो फर्दर पाठक सर आपसे डिस्कस करेंगे, और इसमें फर्दर कोई भी प्रॉब्लम आती है पहले आप NCERT को कंसीडर करें, और NCERT कंसीडर करने के बाद अगर आपके पास कुछ टाइम बचता है तो आप डिफरेंट बुक्स की तरफ जा सकते हैं। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।